हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ये आधुनिक भारत से संबंधित हैं। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने प्राचीन भारत से संबंधित, मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों का बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है। अब देखिए, आधुनिक भारत की क्लास की हम लोगों ने शुरू की है और ये आधुनिक भारत की जो है आपकी चौथी क्लास, यानी इसके पीछे की 3 क्लासेस में हम लोगों ने आधुनिक भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया है। तो आज की क्लास में देखिए, हम लोग को उसी कड़ी में जो और भी प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। और ये देखिए, आधुनिक भारत की आपकी चौथी क्लास है और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो इतिहास के प्रैक्टिस सेट की 33वीं क्लास है। यानी अभी तक हम लोगों ने 32 क्लासेस जो है इतिहास की कर ली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और उसी तरीके से जैसे पहले करते चले आ रहे हैं उसी तरीके से बाकी प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाए बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या प्रैक्टिस करना है? आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। और ये आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों की चौथी क्लास है। इसमें हमको देखिए, धार्मिक सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव और उनका योगदान, 1857 की क्रांति का सामाजिक आर्थिक कारण और परिणाम तथा भारतीय पुनर्जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। यानी इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण और भी प्रश्न थे उनको हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, जो 30 थे। तो बाकी के जो बचे 30 प्रश्न है उसको आज की क्लास में हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व किया जाए। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किए गए उनका क्या उद्देश्य था? तो पहला देखिए दिया, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। दूसरा दिया, समाज को अंधविश्वासों से मुक्त करना। तीसरा दिया, विदेशी शासन को समर्थन देना। और चौथा दिया, औद्योगिक विकास। तो 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया था उसका उद्देश्य देखिए, औद्योगिक विकास नहीं, विदेशी शासन को समर्थन नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं, बल्कि क्या था? समाज को अंधविश्वासों से मुक्त करना। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए, आंसर है बी। व्याख्या क्या है कि इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय समाज को अंधविश्वास, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से मुक्त कराना है और तर्क संगत, नैतिक तथा आधुनिक विचारों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, किस सामाजिक सुधारक ने सत्य के प्रयोग पर बल दिया? यानी सत्य के प्रयोग पर बल देने वाला समाज सुधारक कौन था? तो पहला देखिए दिया, स्वामी विवेकानंद। दूसरा दिया, महात्मा गांधी। तीसरा दिया, राजा राम मोहन राय। और चौथा दिया है ज्योतिबा फूले। तो जिस समाज सुधारक ने सत्य के प्रयोग पर बल दिया था वो देखिए ज्योतिबा फूले नहीं, राजा राम मोहन राय नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, बल्कि कौन थे? महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए, आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार माना। उनकी आत्मकथा जो है, सत्य के प्रयोग जो है, भारतीय आध्यात्मिक नैतिक पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने इसमें अपने सारे सत्य के अनुभवों का चर्चा किया है। ठीक, देख, भारतीय महिला आंदोलन की शुरुआत किस सुधार आंदोलन से जुड़ी थी? पहला देखिए दिया है आर्य समाज। दूसरा दिया ब्रह्म समाज। तीसरा दिया देव समाज। चौथा दिया प्रार्थना समाज। तो भारतीय महिला आंदोलन की जो शुरुआत थी, जिस सुधार आंदोलन से जुड़ी है वो देखिए प्रार्थना समाज नहीं, देव समाज नहीं, आर्य समाज नहीं, बल्कि क्या है? ब्रह्म समाज। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए, आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि राजा राम मोहन के राय के द्वारा स्थापित जो ब्रह्म समाज था उसने देखिए सती प्रथा, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा पर बल देकर भारतीय महिला आंदोलन की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सा कदम उठाया? पहला देखिए दिया स्त्री विद्यालयों की स्थापना। दूसरा दिया महिलाओं को राजनीति में लाने का अभियान, महिलाओं के लिए आरक्षण नीति, केवल धार्मिक शिक्षा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखिए क्या काम किया? केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं, महिलाओं को राजनीति में लाने का अभियान नहीं, बल्कि क्या किया था? स्त्री विद्यालय या महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना कराने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि विद्यासागर ने बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित किए और शिक्षा को स्त्री स्वतंत्रता का माध्यम बताया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आर्य समाज ने किन सिद्धांतों का प्रचार किया। तो पहला देखिए दिया है ईसाई धर्म के सिद्धांत, वेदों की सर्वोच्चता और समानता का सिद्धांत, जाति व्यवस्था का समर्थन, पंथ निरपेक्षता का विरोध। तो आर्य समाज ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया देखिए, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का विरोध नहीं, जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं, ईसाई धर्म के सिद्धांत नहीं, बल्कि क्या है वेदों की सर्वोच्चता और समानता का सिद्धांत। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि आर्य समाज ने वेदों की सर्वोच्चता, एकेश्वरवाद, समानता और सामाजिक सुधार पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति भेद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किस आंदोलन ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, यानी शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो पहला देखिए दिया आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। तो जिस आंदोलन ने देखिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की वो सत्यशोधक समाज नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं, ब्रह्म समाज नहीं, बल्कि किसने किया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाकर उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया जो अन्य धर्मों में चले गए थे। यह देखिए धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण का हिस्सा था। अगला प्रश्न देखिए दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किस विचार को बढ़ावा दिया। पहला देखिए दिया धर्मों की एकता, दूसरा दिया केवल हिंदू धर्म का प्रचार, विज्ञान और धर्म का विरोध, भौतिकवाद। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जिस विचार को बढ़ावा दिया है वो भौतिकवाद नहीं, विज्ञान और धर्म का विरोध नहीं, केवल हिंदू धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि सभी धर्मों की एकता का प्रचार। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सभी धर्मों में एक ही सत्य की भावना का प्रचार किया। यह धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिक एकता पर बल देता था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सर सैयद अहमद खां का प्रमुख योगदान क्या था, यानी सैयद अहमद खान का महत्वपूर्ण योगदान क्या था। तो पहला देखिए दिया मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज का विरोध, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। तो सर सैयद अहमद खान का जो प्रमुख योगदान था देखिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं, आर्य समाज का विरोध नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं, बल्कि मुसलमानों में मॉडर्न एजुकेशन आधुनिक शिक्षा का प्रसार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया। अलीगढ़ आंदोलन जो है इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। अगला प्रश्न देखिए दिया किस सुधारक ने अस्पृश्यता और जाति भेद के विरुद्ध संघर्ष किया। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है ज्योतिबा फूले, दूसरा दिया है राजा राम मोहन राय, तीसरा दिया है स्वामी विवेकानंद और चौथा दिया दयानंद सरस्वती। तो जिस समाज सुधारक ने देखिए अस्पृश्यता और जाति भेद के खिलाफ संघर्ष किया, दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, राजा राम मोहन राय, बल्कि ज्योतिबा फूले ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने देखिए जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ छुआछूत भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता था, तो इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से निम्न वर्गों के उत्थान और जाति भेद को मिटाने के लिए कार्य किया था। वे सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक आंदोलनों का समग्र प्रभाव क्या था, यानी 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन चलाए गए थे उसका समग्र रूप से प्रभाव क्या था। पहला देखिए दिया समाज में विभाजन, दूसरा दिया धार्मिक असहिष्णुता, तीसरा दिया आधुनिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना और चौथा दिया विदेशी संस्कृति का वर्चस्व। तो 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन चलाए गए थे उनका समग्र प्रभाव देखिए विदेशी संस्कृति का वर्चस्व नहीं, धार्मिक असहिष्णुता नहीं, समाज में विभाजन नहीं, बल्कि क्या था? आधुनिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना।
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि इन आंदोलनों ने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, शिक्षा, तर्कवाद और समानता की भावना को जन्म दिया था। यही आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 की क्रांति का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? पहला देखिए दिया भूमि कर की अधिकता, दूसरा दिया धर्म में हस्तक्षेप, तीसरा दिया सैनिक असंतोष, चौथा दिया औद्योगिक विकास। तो 1857 की क्रांति का देखिए प्रमुख सामाजिक कारण जो था वो औद्योगिक विकास नहीं, सैनिक असंतोष नहीं, भूमि कर की अधिकता नहीं, बल्कि धर्म में हस्तक्षेप, यानी ब्रिटिशों के द्वारा अपने देश में धार्मिक जो हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यही सबसे प्रमुख सामाजिक कारण था। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि ब्रिटिशों के द्वारा धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं में हस्तक्षेप जैसे धर्मांतरण, मिशनरी गतिविधियां, सामाजिक सुधारों का जबरन लागू करना, इन सब ने क्या किया? जनता को ब्रिटिश शासन के प्रति असंतुष्ट कर दिया। देखिए आर्थिक दृष्टि से 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था? यानी आर्थिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का? तो पहला देखिए किसानों और शिल्पकारों का शोषण, व्यापार का विस्तार, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि। तो आर्थिक दृष्टि से जो 1857 की क्रांति थी, इसका प्रमुख कारण देखिए क्या था? मजदूरी में वृद्धि नहीं, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं, व्यापार का विस्तार नहीं, बल्कि किसानों और शिल्पकारों का शोषण था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की परंपरागत उद्योग जो है ध्वस्त हो गए और किसानों पर भारी लगान लगाया गया। इससे क्या हुआ कि ग्रामीण और औद्योगिक दोनों वर्ग जो है असंतुष्ट हुए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? ब्रिटिशों की कौन सी नीति ने राजाओं और जमींदारों को क्रांति के लिए प्रेरित किया? यानी ब्रिटिशों की कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिससे राजाओं को और जमींदारों को प्रेरणा मिली थी? तो पहला देखिए व्यापार नीति, दूसरा दिया अस्थाई बंदोबस्त नीति, व्यपगत का सिद्धांत, और चौथा है धार्मिक नीति। यानी ऐसी नीति जिससे राजाओं को और अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए प्रेरणा मिली, प्रेरित किया, वो कौन सी चीज़ थी? तो देखिए धार्मिक नीति नहीं, अस्थाई बंदोबस्त नहीं, व्यापार नीति, बल्कि व्यपगत का सिद्धांत। यानी व्यपगत के सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने राजाओं से उनकी संपत्ति छीन ली थी, तो इसी की वजह से वो लोग उनके विरुद्ध जाने के लिए प्रेरित हुए। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू व्यपगत का सिद्धांत जो नीति था, इसके अंतर्गत उत्तराधिकार न होने पर राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाता था। इसीलिए इनको क्या हुआ? असंतोष हुआ और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाने का मन बनाया। देखिए 1857 की क्रांति में किसानों की असंतुष्टि का कारण क्या था? यानी किसान कैसे असंतुष्ट हुए 1857 की क्रांति से? तो पहला देखिए भूमि पर अधिकार मिलना, भारी लगान और ऋणग्रस्तता, सिंचाई सुविधाएं, ब्रिटिशों से सहायता। तो 1857 की क्रांति में किसानों की जो असंतुष्टि का कारण था वो देखिए ब्रिटिशों से सहायता नहीं, सिंचाई सुविधाएं नहीं, भूमि पर अधिकार मिलना नहीं, बल्कि भारी लगान और ऋणग्रस्तता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा? किसानों पर भारी कर और सूदखोरों का शोषण होने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। अंग्रेजों की लगान नीति ने उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है? 1857 की क्रांति का सैन्य कारण कौन सा था? यानी सैनिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का? तो पहला देखिए दिया सैनिकों का कम वेतन, दूसरा दिया सैनिकों में यूरोपीयकरण, तीसरा दिया धार्मिक अपमान, और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो 1857 की क्रांति का जो सैन्य कारण था देखिए वो क्या था? सैनिकों का कम वेतन भी था, सैनिकों में यूरोपीकरण यानी यूरोपीय सैनिकों को ज़्यादा सम्मान और उच्च पद दिए जाते थे, सैनिकों का धार्मिक अपमान भी किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। ठीक, देखिए आंसर क्या है? डी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों से कम वेतन मिलता था, उन्हें विदेश भेजने पर धार्मिक आपत्ति थी
और कारतूसों की चर्बी वाली घटना ने इन्हें क्रांति की ओर धकेला। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की नीति कैसी हो गई। यानी जब 1857 की क्रांति शुरू हो गई तो उसके खत्म होने के बाद उनकी नीति कैसी हो गई। तो पहला देखिए दिया है आक्रामक विस्तारवादी नीति, दूसरा है सामंजस्य और सहयोग की नीति, भारतीयों से दूरी की नीति, उदासीनता की नीति। 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों की नीति थी वो देखिए उदासीनता की नीति नहीं थी, भारतीयों से दूरी की नहीं, आक्रामक विस्तारवादी नीति नहीं, बल्कि सामंजस्य और सहयोग की नीति थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने विभाजित करो और शासन करो यानी फूट डालो और शासन करो की नीति के साथ साथ भारतीयों को शांत रखने के लिए सामंजस्य और सहयोग की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ। यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया गया। तो पहला देखिए दिया उसे और अधिकार मिले, दूसरा है उसे समाप्त कर दिया गया, तीसरा दिया उसका मुख्यालय बदला गया, चौथा है वह ब्रिटिश सेना में बदल गई। तो 1857 की क्रांति के बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, वह ब्रिटिश सेना में नहीं बदल गई, उसका मुख्यालय नहीं बदला गया, उसे और अधिकार नहीं दिए गए, बल्कि क्या कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत का शासन कहाँ पे चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ठीक, देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि 1858 के बाद भारत शासन अधिनियम जो 1858 आया उसके तहत क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन यानी उस समय की जो महारानी विक्टोरिया थी उसके अधीन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रांति के बाद किस नए प्रशासनिक पद का सृजन हुआ। यानी 1857 की जो क्रांति खत्म हो गई तो अंग्रेजों ने कौन से नए पद का सृजन किया। तो पहला देखिए दिया वायसराय, दूसरा दिया गवर्नर, तीसरा दिया कमांडर इन चीफ, चौथा दिया सचिव। तो क्रांति के बाद जो प्रशासनिक पद बनाया गया वो देखिए सचिव नहीं, कमांडर इन चीफ नहीं, गवर्नर नहीं, बल्कि नया पद बना वायसराय। यानी जो गवर्नर जनरल का पद था उसी को क्या कर दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 1858 के अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 49। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों की सेना व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया। यानी जब 1857 की क्रांति घटित हुई, वो खत्म हुई, तो सैनिकों के जो उसमें संरचना में क्या बदलाव लाया गया। तो देखिए पहला दिया भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई, केवल सिखों को रखा गया, सेना समाप्त कर दी गई। तो देखिए सेना को समाप्त नहीं किया गया, केवल सिखों को ही नहीं रखा गया, भारतीयों की संख्या बढ़ाई नहीं गई, बल्कि क्या किया गया, भारतीयों की संख्या घटा दी गई। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दिया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया ताकि भविष्य में ऐसा विद्रोह न हो सके। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था। यानी 1857 की क्रांति से जो परिणाम निकल कर आया महत्वपूर्ण रूप से वो क्या था। तो पहला देखिए दिया ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, दूसरा है राष्ट्रीय चेतना का उदय, तीसरा है भारतीय व्यापार का पतन, और चौथा दिया सैनिकों का वेतन बढ़ गया। तो देखिए इससे जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ा, भारतीय व्यापार का पतन नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ अपने देश के लोगों में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि यद्यपि क्रांति असफल रही लेकिन इसने क्या किया कि अपने देश के लोगों में स्वतंत्रता की भावना और राष्ट्रवाद की चेतना को जागृत किया। इसे देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण भी माना जाता है। यानी अपने देश में स्वतंत्रता संग्राम की पहली शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए दिया है भारतीय पुनर्जागरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला देखिए दिया है प्राचीन संस्कृति का पुनरुद्धार, दूसरा दिया ब्रिटिश शासन का समर्थन, तीसरा दिया विदेशी शिक्षा प्रणाली का विस्तार, और चौथा दिया राजनीतिक सुधार। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो प्रमुख उद्देश्य था देखिए वो
राजनीतिक सुधार नहीं, विदेशी शिक्षा प्रणाली का विस्तार नहीं, ब्रिटिश शासन का समर्थन नहीं, बल्कि क्या था, प्राचीन संस्कृति का पुनरुद्धार। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय पुनर्जागरण का लक्ष्य जो है वह प्राचीन भारतीय ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं का पुनरुद्धार करना तथा आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उनका समन्वय करना है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। यानी राजा राममोहन राय जो है वो आधुनिक भारत के जनक किस लिए कहे जाते हैं। पहला देखिए दिया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में भूमिका निभाई, उन्होंने सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, उन्होंने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया और उपरोक्त सभी। तो राजा राममोहन राय को देखिए आधुनिक भारत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में भूमिका निभाई, उन्होंने सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, उन्होंने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। इसका मतलब क्या होगा, उपरोक्त सभी। चौथा जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध, स्त्री शिक्षा के समर्थन, प्रेस की स्वतंत्रता और धार्मिक सुधारकों के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें देखिए आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की। पहला ऑप्शन देखिए दिया, स्वामी विवेकानंद 1897, राजा राममोहन राय 1828, देवेंद्रनाथ टैगोर 1843, ईश्वरचंद विद्यासागर 1850। तो ब्रह्म समाज की स्थापना देखिए किसके द्वारा की गई, ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, बल्कि राजा राममोहन राय के द्वारा 1828। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, आर्य समाज का नारा क्या था। तो पहला देखिए दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, कृषि करो व्यापार करो, वेदों की ओर लौटो। तो आर्य समाज का प्रमुख नारा देखिए क्या था, सर्वे भवन्तु सुखिनो नहीं, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, कृषि करो व्यापार करो नहीं, बल्कि वेदों की ओर लौटो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित जो आर्य समाज था उसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसका उद्देश्य वेदों की शिक्षाओं के अनुसार समाज सुधार और धार्मिक शुद्धि लाना था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध भाषण कहाँ हुआ था। पहला देखिए दिया है लंदन, दूसरा दिया शिकागो, तीसरा दिया बर्लिन, चौथा दिया दिल्ली। तो स्वामी विवेकानंद का जो सबसे प्रसिद्ध भाषण हुआ था वो देखिए दिल्ली नहीं, बर्लिन नहीं, लंदन नहीं, बल्कि कहाँ पर था, शिकागो में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो यानी अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से अपनी वाणी की शुरुआत की थी। और इनका देखिए जो भाषण था ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, जिससे भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को विश्व में स्थान मिला और विश्व के पटल पर इन्होंने इसको रखा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। पहला देखिए दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, शाह वलीउल्लाह, मौलाना मोहम्मद अली। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक देखिए मौलाना मोहम्मद अली नहीं, शाह वलीउल्लाह नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं, बल्कि सर सैयद अहमद खान थे। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया और 1875 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। पहला देखिए दिया अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा दिया गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी,
आत्माराम पांडुरंग, विष्णु शास्त्री पंडित। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी देखिए वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, गोपाल हरि देशमुख नहीं, विष्णु शास्त्री पंडित नहीं, बल्कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में जाति प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों को समाप्त करना और ईश्वर भक्ति को बढ़ावा देना था। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो पहला देखिए 1892, 1897, 1901, 1905। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1892 नहीं, 1901 नहीं, 1905 नहीं, बल्कि 1897 में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य सेवा, शिक्षा और मानवता की भावना का प्रसार करना था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सुधार के लिए कार्य किया? पहला ऑप्शन देखिए दिया बाल विवाह का समर्थन, दूसरा दिया विधवा पुनर्विवाह, तीसरा दिया सती प्रथा, चौथा दिया धार्मिक सुधार। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने जिस क्षेत्र के लिए कार्य किया देखिए वो धार्मिक सुधार नहीं, सती प्रथा नहीं, बाल विवाह का समर्थन नहीं, बल्कि क्या था? विधवा पुनर्विवाह। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवाओं की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद जो है हम लोग बाकी के प्रश्नों को बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए 19वीं शताब्दी की सुधार आंदोलनों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? यानी 19वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन चलाए गए उनका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या था? तो पहला देखिए राष्ट्रवाद का विकास, धार्मिक अंधविश्वासों में वृद्धि, ब्रिटिश संस्करण का सशक्तिकरण, भारतीय संस्कृति का पतन। तो 19वीं शताब्दी के जो सुधार आंदोलन चलाए गए थे उनका दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? भारतीय संस्कृति का पतन नहीं, ब्रिटिश शासन का सशक्तिकरण नहीं, धार्मिक अंधविश्वासों में वृद्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद का विकास। यानी इसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाई थी? अपने देश में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज को अंदर देखिए आधुनिक सोच, शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान की भावना से भर दिया। यही विचार आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला बना। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने इतिहास के आधुनिक भारत से जो विभिन्न प्रकार के पुनर्जागरण आंदोलन चलाए गए, सुधार आंदोलन चलाए गए, 1857 की क्रांति के परिणाम के संबंधित प्रश्नों को बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नजर आता है तो आप लोग कमेंट करिए। अगर मैं आप लोगों के उस कमेंट में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाता हूँ तो उसको जरूर संशोधित करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।